Good morning, students. In our previous lecture, we studied about the stability of transition metal complexes. Basically, stabilities of two types, that is thermodynamic stability and kinetic stability. Now, in today's class, we study about the factors that affecting the stability of the complexes. Basically, जो है हमारे पास दो मेन फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मेटल, nature of central metal ion, and second one is nature of ligand. मेटल आयन का नेचर एंड लिगेंड का नेचर जिस तरीके का होगा वो अफेक्ट करेगा उसकी स्टेबिलिटी को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन डिटेल. अब जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्सेस की वो डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर. किस किस वे में? फर्स्ट जैसे मैं बात करती हूँ चार्ज के ऊपर, चार्ज ऑन द मेटल. हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं जब मेटल आयन जो होता है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होती है. चार्ज डेंसिटी मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज टू द रेडियाई ऑफ द मेटल. चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आयन. अब इसका मीन क्या हुआ हमारे पास कि स्मॉलर द साइज, जितना ज़्यादा साइज स्मॉलर होगा एंड लार्जर द चार्ज. स्मॉलर द साइज, लार्जर द चार्ज ऑफ ए मेटल आयन, द मोर स्टेबल आर द कॉम्प्लेक्सेस. मेटल आयन का साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा और चार्ज जितना हाई होगा उतनी ही चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी मेटल की उतना ही मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होगा. इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है साइज के साथ, तो साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी. सिमिलर मैनर में चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो चार्ज जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी. अब अगर मैं बात करूँ कि एक मेरे पास जो है स्मॉलर होना चाहिए और मोर हाईली चार्ज आयन है, उस केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा मेटल आयन का साइज स्मॉल होगा और उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसके जो है लिगेंड के साथ क्लोज अप्रोच होगी और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे इस केस में ग्रेटर होंगे. और जितने ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उतना ही जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो स्टेबल होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन की बात करती हूँ, Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखो Fe आयरन मेटल दोनों केस में सेम है. यहाँ पे जो इसका चार्ज है +2 चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज है +3. तो इस वाले केस में जो है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि Fe3 पॉजिटिव जो है वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा देन Fe2 पॉजिटिव. लाइक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है Fe3 पॉजिटिव प्लस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है साइनाइड लिगेंड के साथ, FeCN6 3 नेगेटिव. ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव प्लस 6Cn नेगेटिव. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो हम इनकी स्टेबिलिटी है उसको जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में मेज़र करते हैं या फिर लॉग बीटा वैल्यू लेके चलते हैं. तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू देखूं, इस केस में जो लॉग बीटा वैल्यू होती है वो होती है 31, और इस केस में जो लॉग बीटा वैल्यू है वो है 8.3. हाइयर द लॉग बीटा वैल्यू मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स, और Fe3 पॉजिटिव के केस में लॉग बीटा वैल्यू लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू. तो जो Fe3 पॉजिटिव होगा वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा देन Fe2 पॉजिटिव. क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम चार्ज डेंसिटी देखेंगे मेटल की. मेटल आयन की चार्ज डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही वो मेटल जो होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. सेकेंड फैक्टर ऐसे ही है जैसे ऊपर वाले की बात की, बिल्कुल सिमिलर है. साइज ऑफ मेटल आयन, वहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ साइज की बात करेंगे. साइज जो है मेटल आयन का जितना ज़्यादा साइज जो है स्मॉल होगा उतनी ही जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. साइज ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस. जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. अब देखो जैसे मैं कंसिडर करती हूँ +2 चार्ज की मेटल आयन, अगर हम कंपेयर करें आपस में, तो जैसे जैसे हमारे पास जो है उसका जो साइज़ है आयनिक रेडियाई या डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. ये हमारे पास आयन है इन +2 स्टेट, बेरियम +2, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव,
then manganese, iron, cobalt, nickel, copper 2 positive and then zinc 2 positive। अब देखो ये सारे के सारे बाइवेलेंट मेटल आयन हैं। अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ, जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं साइज़ हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो ऑर्डर है इनका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है। ऐसे ही मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इन सब में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही हूँ जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियाई बेरियम से इधर मूव करेंगे, स्ट्रोंशियम को जो एटॉमिक रेडियाई वो बेरियम से स्मॉल होगी। सिमिलर वे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर एंड जिंक में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जिंक का जो साइज़ होता है वो कॉपर से लार्ज होता है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर होगा ये किसका ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का होगा। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव का साइज जो है बेरियम 2 पॉजिटिव से स्मॉल है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करेगा, ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा देन बेरियम 2 पॉजिटिव। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे इनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज एटॉमिक रेडियाई जो है बाइवेलेंट मेटल आयन की वो डिक्रीज हो रही है। कॉपर एंड जिंक में जो जिंक का साइज होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसीलिए जो है कॉपर की स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिंक। और ये जो सीरीज़ है इस स्टेबिलिटी सीरीज़ को हम बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज़। क्लियर कि जैसे जैसे हमारे पास जो है मेटल आयन है उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। साइज़ डिक्रीज़ होने से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर मैं इनकी बात करूँ ट्रांजिशन मेटल आयन की, इन केस में तो जो स्टेबिलिटी होती है इसका एक एडिशनल फैक्टर ये भी होता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी जो CFSC वैल्यू होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके अब थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इसको सेकंड फॉर्म में कहें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की जो मेटल आयन है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन अब देखो इसमें जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्सेस की वो डिपेंड करती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि जो मेटल आयन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है। इस बेसिस पे जो है हम मेटल्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज क्लास ए मेटल्स एंड क्लास बी मेटल्स। बेसिकली जो क्लास ए वाले मेटल्स होते हैं वो मेनली जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। इसमें कौन से होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और इसमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। क्लास ए मेटल्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे देन क्लास बी मेटल्स। लाइक क्लास ए मेटल्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें आते हैं हमारे पास बेसिकली अल्किली मेटल्स, एल्किलाइन अर्थ मेटल्स, मीन्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स, सभी ग्रुप 2 एलिमेंट्स, मोस्टली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो सभी इसी में आते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो उसमें से वो वाले आएंगे जिनके पास जो है फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, वो कौन से होंगे, हैविंग फ्यू डी इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी जो हैं ये आएंगे अंडर क्लास ए मेटल्स में। क्लास ए मेटल्स कौन से होंगे, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे, लाइक एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, मेनली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन में भी हम बोलेंगे जिसमें जो है फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, लाइक स्कैंडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, टाइटेनियम हुआ, वेनेडियम हुआ, वो सभी आएंगे क्लास ए मेटल्स में। अगर क्लास बी मेटल्स की बात करें, क्लास बी जो मेटल्स होंगे वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और इनके पास जो है ग्रुप ए मेटल्स में, जैसे मैंने ये लिए डी एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट जिसमें फ्यू डी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लाइक रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम,
गोल्ड, मर्करी, लेड, इरिडियम, ऐसे मेटल्स जिनके पास जो है लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ओके, अब जो मेरे पास क्लास ए मेटल्स है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे ऐसे लिगेंड्स के जो क्या हो, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं तो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस किसके साथ बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। लाइक मेरे पास है नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो जो मेरे पास क्लास ए मेटल्स हैं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और अगर हम क्लास बी मेटल्स की बात करते हैं, क्लास बी मेटल्स में कौन से मेटल्स हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे ये ऐसे लिगेंड, ऐसे मेटल के साथ ये मेटल ऐसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जिनकी टेंडेंसी होगी कि वो क्या करें, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जो है पाई बॉन्ड फॉर्म करें। क्लियर। Class B metals which accept electrons from metal to form pi bond, कि डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये क्या करेंगे, मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अपने लिगेंड को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन के, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे लिगेंड जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं ये मेनली जो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे ये उनके साथ बनाएंगे। और कुछ एक मेरे पास मेटल्स ऐसे होते हैं, लाइक अगर हम बात करें मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, लेड, थैलियम है, ये जो ऐसे मेटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन मेटल्स। बॉर्डर लाइन मेटल्स मीन्स ये जो है इनको हम पर्टिकुलरली कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये इन दोनों के इन बिटवीन आते हैं, क्लास ए मेटल्स एंड क्लास बी मेटल्स के। ओके, अब ये तो था नेचर ऑफ मेटल आयन। अब आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। सेकंड जो मेन फैक्टर है जिसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्सेस की, नेचर ऑफ लिगेंड। सबसे फर्स्ट इसमें भी साइज़ की बात करेंगे, साइज एंड चार्ज। Ligands having small size they form more stable complexes with the metal ions। साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। लाइक मेरे पास हेलोजन सी है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ किसका होता है, फ्लोरीन, फ्लोराइड का। तो ये जो है ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जो है फॉर्म करेंगे। अब जैसे Fe3 पॉजिटिव के लेके चलते हैं, Fe3 पॉजिटिव जो है मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स में आता है एज़ कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। तो जो इनमें से फ्लोराइड आयन है इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा Fe3 पॉजिटिव के साथ वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, FeF2 पॉजिटिव। सिमिलर वे में अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोराइड की बात करूँ सॉरी, FeCl2 पॉजिटिव। फिर से लॉग बीटा वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, अगर इसकी होती है 6.0 और इसकी लॉग बीटा वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग 2 या फिर 3। ओके, तो ऐसे लिगेंड जिनका जो है साइज स्मॉल होगा दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट की, बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो हमारे पास लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो मेटल को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, उसी लिगेंड को हम गुड लिगेंड कहते हैं, लिगेंड विच डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन। तो यहाँ पे हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, कि मेटल वो लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि डोनेशन जो है जितनी ज़्यादा होगी, वो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है डोनेट करेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और सेकेंड वे में कहूँ, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म अ मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ होगी तो जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली होती क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ, लाइक मेरे पास साइनाइड है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी, NH3 है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है और गुड लिगेंड्स भी हैं, तो इनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और अगर मैं कंपेयर करूँ NH3 एंड वाटर में, दोनों ही लिगेंड है, गुड लिगेंड NH3 एंड वाटर, बट इन दोनों में से जो NH3 है वो बेटर लिगेंड है, बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है वो H2O से ज़्यादा है।
तो मेरे पास जो NH3 होगा ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा देन वाटर। ओके, थर्ड बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। लिगेंड, जैसे डेंटिसिटी की बात करेंगे यहाँ पे लिगेंड की, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, मल्टीडेंटेट लिगेंड। कि जो मल्टीडेंटेट लिगेंड होंगे उसमें जो स्टेबिलिटी होगी वो इन्फ्लुएंस होगी रिंग स्ट्रक्चर से, कि रिंग का जो स्ट्रक्चर, रिंग का साइज कैसा है, रिंग स्ट्रेन में है या फिर नहीं है स्ट्रेन में। तो इसमें हम बात करेंगे पहले चिलेट इफेक्ट की। चिलेटिंग लिगेंड्स लाइक इथाइलिन डाइएमीन, उसको हम EN से लिखते हैं, CH2 NH2 CH2 NH2। इसमें क्या होता है बेसिकली 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, दोनों ही के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो ये जो लिगेंड है इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो जो, और इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। और ऐसे ही EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये जो लिगेंड है ये क्या करेंगे, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे देन मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लाइक वाटर हुआ, NH3 हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट है लिगेंड में। तो मेरे पास जो चिलेटिंग लिगेंड होंगे, या फिर मैं कहूँ कि जहाँ पे एक से ज़्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, 2 हैं 4 हैं, दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेट लिगेंड। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। किस एनहेंस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग चिलेटिंग लिगेंड्स, की जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्सेस की वो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है, किस वजह से, चिलेटिंग लिगेंड्स की वजह से। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। अब लाइक मेरे पास मेटल है कोई, ट्रांजिशन मेटल Ni2 पॉजिटिव, अगर मैं मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाती हूँ NH3 Ni NH3 6 2 पॉजिटिव। सिमिलर वे में अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाए चिलेटिंग लिगेंड के साथ इथाइलिन डायमीन NiEN3 2 पॉजिटिव, फिर से इनकी स्टेबिलिटी के लिए लॉग बीटा वैल्यू चेक करेंगे। इसकी जो लॉग बीटा वैल्यू होती है वो तो होती है 8.6 है, और इस केस में जो लॉग बीटा वैल्यू होती है वो होती है 18.3। अब देखो चिलेटिंग लिगेंड के केस में लॉग बीटा वैल्यू लार्ज है एज कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन मोनोडेंटेट लिगेंड। अब अगर बेसिकली हमें इसका रीज़न समझना है चिलेट इफेक्ट का कि एनहेंस स्टेबिलिटी क्यों है, सिंपल सी बात करें एंट्रोपी चेंज की, जब कि हमारे पास ये जो चिलेशन की प्रोसेस हो रही है इसमें जो एंट्रोपी चेंज हो रही है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास जैसे वाटर स्टार्टिंग में जो है एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है मेटल का, मेरे पास यही कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 2 पॉजिटिव प्लस 6 NH3। इस केस में क्या होगा, लिगेंड रिप्लेसमेंट होगी, 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिप्लेस हो जाएंगे 6 NH3 लिगेंड से। तो जो एंट्रोपी है वो सेम रहेगी, बिकॉज की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है अटैच हो रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं वो दोनों सेम है। बट अगर मैं बात करूँ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के केस में NiH2O6 2 पॉजिटिव प्लस 3 EN, इस केस में क्या है, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स जो है इसके साथ अटैच होंगे और टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे सॉल्यूशन में। तो इस केस में क्या होगा, एंट्रोपी चेंज जो है वो ज़्यादा होगा। पहले वाले केस में क्या था कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल जो थे उसमें चेंज नहीं हो रहा था ना, 6 मॉलिक्यूल्स अटैच हुए थे और 6 ही मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंट थे। बट इस वाले केस में क्या है, हमारे पास टोटल 6 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे और उसकी जगह पे जो है 3 मॉलिक्यूल्स ही डिस्प्लेस हो पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे क्या होगी, इन एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी और इंक्रीज एंट्रोपी फेवर करती है चिलेट इफेक्ट को। ओके तो चिलेटिंग लिगेंड्स जो होंगे दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेट लिगेंड। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। जितनी ज़्यादा चिलेट रिंग्स ज़्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की। लार्जर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स in a complex, greater is the stability of the complex। कि चिलेट रिंग्स जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी।
इसे समझने के लिए देखो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब लाइक मेरे पास पहला एक कॉम्प्लेक्स है, कॉपर ही लेके चलते हैं, CuNH3 4 2 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में तो क्या लगा हुआ है, मोनोडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स 0 होंगी, एक भी रिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। सेकेंड बात करें CuEN2 2 पॉजिटिव, इस केस में चिलेट रिंग कितनी है 0, यहाँ पे कितनी होगी चिलेट रिंग 2। और अगर मैं बात करूँ Cu2 पॉजिटिव, इस केस में जो चिलेट रिंग्स होंगी 3 होंगी। 3 कैसे होंगी वो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ इसका। और अगर मैं लॉग बीटा वैल्यूज़ देखूँ इस केसेस में, तो पहले वाले केस में जो लॉग बीटा वैल्यू होती है वो होती है 12.6, इस केस में 20 और इस केस में 20.5। मीन्स अगर चिलेटिंग रिंग्स इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे हमारे पास 2 चिलेट रिंग्स थी और इस केस में जो है टोटल 3 चिलेट रिंग्स हैं। देखो किस तरीके से 2 रिंग्स और 3 रिंग्स हैं। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे जो है टोटल CuEN2 इस वाले केस में 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग ये बन रही है, सेकंड 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ये बन रही है। तो इन रिंग्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग रिंग्स। तो CuEN2 के केस में हमारे पास जो है 2 चिलेट रिंग्स बन रही है। लेकिन अगर मैं इसकी ट्राई EN की बात करूँ, EN की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज इथाइलिन डायमीन। ट्रायन का मतलब है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। ट्राई इथाइलिन टोटल 3 तो CH2 ग्रुप लगे होंगे, इथाइलिन हो गया CH2 टेट्राअमीन मीन्स टोटल जो है 4 अमीन ग्रुप लगे होंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। CH2 ये इस तरीके से बॉन्ड बनी हुई है। अब देखो हमारा क्या था मॉलिक्यूल, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। Cu ट्राई इथाइलिन CH2 टेट्राअमीन 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 नाइट्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे। अब देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, एक चिलेटिंग ये बन गई। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 सेकेंड चिलेटिंग रिंग 1 2 3 4 5। तो इस केस में क्या है टोटल हमारे पास 3 चिलेटिंग रिंग्स प्रेजेंट है। तो जितनी ज़्यादा चिलेट रिंग्स जो है वो नंबर उनका इंक्रीज होता रहेगा, उतनी ही जो मेटल की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट साइज ऑफ द चिलेट रिंग। साइज से यहाँ पे मेरा मीन क्या है, जैसे ये वाली रिंग बनी हुई थी, ये 5 मेंबर रिंग थी, इस तरीके से 4 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 6 मेंबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइज़ की कि जो चिलेट रिंग बनी हुई है उसका साइज़ कितना है। अब देखो जो स्टेबिलिटी होती है चिलेट की वो डिपेंड करेगी साइज़ के ऊपर, किस तरीके से कि जो मेटल चिलेट्स होंगे वहाँ जहाँ पे 5 मेंबर रिंग होगी, जैसे फर्स्ट वाले केस में बनी हुई थी, 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर चिलेट रिंग। जो 5 मेंबर वाली चिलेट रिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू 6 मेंबर चिलेट रिंग। लाइक मेरे पास इथाइलिन डायमीन की अभी ये बनी 5 मेंबर रिंग, ऐसे ही ऑक्सलेट की भी होती है, ग्लाइसिन की भी होती है, सभी की सभी क्या है 5 मेंबर चिलेट रिंग्स हैं और ये क्या है ज़्यादा स्टेबल है देन 6 मेंबर चिलेट रिंग।
अगर मैं बात करूं बाकी की 4, 3, 2, उस केस में क्या होते हैं, अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्टीरिक फैक्टर हो गया, रिंग में स्ट्रेन वगैरह हो गया, तो हम बेसिकली जो है यहाँ पे 2 ही साइज़ लेके चलते हैं, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर। तो 5 और 6 में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो 5 मेंबर वाली रिंग है वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। बट अगर मैं 6 मेंबर की बात करूँ, 6 मेंबर चिलेट रिंग में अगर वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, 6 मेंबर चिलेट रिंग, उसमें क्या हो, अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, अनसैचुरेशन मीन्स कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो जो चिलेट रिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर। देखो अगर मेरे पास सैचुरेटेड रिंग बन रही है, जैसे ये वाली रिंग है, ये सैचुरेटेड है, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, अगर मेरे पास सैचुरेटेड चिलेट रिंग है तो उस केस में तो 5 मेंबर वाली की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 6 मेंबर से। बट अगर मेरे पास जो रिंग है वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है रिंग में कहीं भी किसी भी एटम के पास, तो उस केस में क्या होगा, जो 6 मेंबर वाली रिंग है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर। ओके, लाइक एक एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पे टाइट क्रोमियम ले लो, कोई भी मेटल ले लो, एक मेटल है सेंटर में, ये है मेरे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स को क्रोमियम, ये इसका नेम है कॉम्प्लेक्स का। इस केस में क्या होगा, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, बेसिकली एसिटाइल एसीटोनेट ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रही है, मेरे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन की वजह से क्या है, यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का रीज़न भी क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस इक्विवेलेंस है, स्टेबिलिटी एनहांस जो स्टेबिलिटी है इट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस इक्विवेलेंस। रेजोनेंस किस तरीके से, अब देखो ये मेरे पास बॉन्ड बन रही है इसके साथ इस तरीके से, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, तो डबल सिंगल बॉन्ड जो है इन चारों के बीच में जो है रेजोनेंस में प्रेजेंट होगी, और बॉन्ड्स जो होंगे आपस में सिमेट्रिकल होंगी, लेंथ भी इनकी इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो 6 मेंबर रिंग क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग। ओके, बाकी अदर साइजेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, काफ़ी लिटल चिलेट इफेक्ट शो करते हैं। उसका भी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो है अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होते हैं। सेकेंडली बात करूँ कि वहाँ पे कहते हैं स्टेरिकली क्राउडेड होते हैं, मीन्स कि जितना ज़्यादा साइज रिंग का स्मॉल होगा उतनी ही क्राउडनेस ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करें स्टेरिक इफेक्ट की। अब देखो स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, कि स्टेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, लिगेंड जिसके पास लार्ज बल्की ग्रुप्स होंगे वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस या फिर कहूँ लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू स्मॉलर लिगेंड्स। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसका भी रीज़न है कि अगर मेरे पास जो है डोनर एटम जो है लिगेंड है, लिगेंड में एक डोनर एटम प्रेजेंट है, अगर उसके साइड पे जो है बल्की ग्रुप लगे होंगे, बल्की ग्रुप अटैच होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से जो मेटल और लिगेंड की बॉन्ड बन रही है वो बॉन्ड क्या होगी, वीक हो जाएगी, और जब मेटल लिगेंड की बॉन्ड वीक हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी। लाइक जैसे मैं यही वाला एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, इथाइलिन डायमीन CH2 NH2 इसको कंपेयर करते हैं, एन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं कोई और ग्रुप लगा देती हूँ। लाइक अगर हम यहाँ पे मिथाइल अटैच कर दें CH3, अब देखो इथाइलिन डायमीन में यहाँ पे तो नाइट्रोजन डोनर एटम है ना, डोनर एटम की साइड में स्मॉलर एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ऐसे इस वाले डोनर एटम की भी साइड में स्मॉलर एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो इस केस में क्या होगा, रिपल्शन नहीं होगी। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसे जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करनी है, बट इसके साइड में क्या है, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये जो बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन और मेटल की बॉन्ड बन रही है वो बॉन्ड क्या होगी,
वीक हो जाएगी, और जब वीक बॉन्ड हो जाएगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या है, नेचुरली डिक्रीज हो जाएगी। ओके तो अगर हम लिगेंड की बात करें, अगर लिगेंड के पास जो है स्टेरिकली क्राउडनेस जो है कम है, उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो मेटल के साथ वो स्टेबल होगा। बट अगर क्राउडनेस ज़्यादा है उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगी और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे के सारे थे नेचर ऑफ लिगेंड के अंदर फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिगेंड के नेचर को इफेक्ट करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।